आज आपको ले चलते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे सफर पर जो लगभग 1000 साल लंबा है। ये कहानी है उन हमलों की, उन लड़ाइयों की और उन महान साम्राज्यों की जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि नई शक्तियां कैसे आईं, फिर सल्तनत और मुगल काल की गहराइयों में उतरेंगे, उनके शिखर और पतन पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे साथ कैसे जिंदा है। तो कहानी शुरू होती है 8वीं सदी के भारत से। सवाल यह है कि उस दौर में ऐसा क्या बदला कि इतिहास ने एक बिल्कुल नई करवट ले ली। आखिर वो कौन सी ताकतें थीं जो यहाँ एक नए युग की शुरुआत करने वाली थीं? देखिए, ये सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थीं, ये तो भारत के लिए एक नए राजनीतिक और सांस्कृतिक युग की आहट थी। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी के हमलों ने रास्ता जरूर खोला, लेकिन असली गेम चेंजर था मोहम्मद गोरी। उसकी जीत, खासकर तराइन की दूसरी लड़ाई, उसने तो उत्तर भारत में सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल कर रख दिया। बिल्कुल, और गोरी ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बना दिया। उसने अपने जीते हुए इलाकों की कमान अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी और बस यहीं से भारत में एक नए साम्राज्य की नींव पड़ी, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो हो गई, पर सोचने वाली बात है 320 साल। ये कोई छोटा मोटा वक्त तो है नहीं। आखिर इतने उतार चढ़ाव के बावजूद ये साम्राज्य इतने लंबे समय तक टिका कैसे रहा? असल में इस सल्तनत के दौर में एक के बाद एक 5 वंशों ने राज किया। गुलाम वंश से शुरू होकर खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर आखिर में लोधी वंश। इतनी जल्दी जल्दी सत्ता का बदलना यही दिखाता है कि ये राजनीतिक तौर पर कितना उथल-पुथल वाला समय था। हर कोई अपनी छाप छोड़ने की होड़ में था। इस दौर में कुछ सुल्तान बहुत ही अहम थे, जैसे इल्तुतमिश, जिसने इक्ता प्रणाली से एडमिनिस्ट्रेशन को एक ढांचा दिया, और फिर अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपनी बाजार नियंत्रण नीतियों से सत्ता को मजबूत किया। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक जैसे सुल्तान भी थे, जिनके बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट जैसे राजधानी बदलना या टोकन करेंसी चलाना बुरी तरह फेल हो गए। और ये एक लाइन उस दौर की राजनीतिक सोच को एकदम साफ कर देती है। अलाउद्दीन के लिए सत्ता और सल्तनत की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। इसके लिए वो किसी भी रिश्ते को कुर्बान कर सकता था। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कठोर सोच थी। सल्तनत का अंत तब नजदीक आया जब आखिरी शासक इब्राहिम लोदी का शासन कमजोर पड़ गया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उसके अपने ही सरदार उससे नाखुश थे और उन्होंने ही मध्य एशिया के एक शासक को उसे हटाने के लिए न्योता भेज दिया। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और वो नया शासक कोई और नहीं, बाबर था। यहीं से भारत में एक ऐसे साम्राज्य की कहानी शुरू होती है जो आगे चलकर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक बना, मुगल साम्राज्य। बाबर की जीत का सबसे बड़ा राज उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स में था। सोचिए, उसने पानीपत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया, जिसका सामना लोधी की विशाल सेना पहले कभी कर ही नहीं पाई। इस एक जीत ने न सिर्फ सल्तनत का खात्मा किया, बल्कि भारत में मुगल राज की नींव भी रख दी। बाबर ने नींव तो रख दी, लेकिन इस साम्राज्य को असली मजबूती और पहचान दी उसके पोते अकबर ने। वो सिर्फ एक विजेता नहीं था, बल्कि एक तरह से राष्ट्र निर्माता था। उसने जिज़िया कर हटाकर गैर मुसलमानों का भरोसा जीता और मनसबदारी सिस्टम से एक ऐसा कुशल प्रशासन तैयार किया जिसने साम्राज्य को दशकों तक स्थिरता दी। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। इस दौर को अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यह स्वर्ण युग असल में था कैसा, और फिर इतना मजबूत साम्राज्य आखिर कमजोर कैसे पड़ गया? इस स्वर्ण युग की सबसे बड़ी झलक तो हमें शाहजहां के दौर की वास्तुकला में मिलती है। देखिए, एक तरफ है कुतुब मीनार जो सल्तनत की ताकत को दिखाता है, और दूसरी तरफ है ताजमहल। ये मुगल साम्राज्य की दौलत, उसकी कला और उसकी भव्यता का एक बेजोड़ नमूना है। यह साफ दिखाता है कि सल्तनत से मुगल काल तक सोच और कला में कितना बड़ा बदलाव आ चुका था। और फिर आया औरंगजेब का दौर। जरा इस नक्शे को देखिए। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपनी भौगोलिक सीमा के शिखर पर था। लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उसके नियंत्रण में था। ये मुगल शक्ति का चरम था। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास छिपा है। औरंगजेब ने साम्राज्य को सबसे बड़ा तो बनाया, पर उसकी नीतियों ने ही इसे अंदर से खोखला कर दिया। दक्कन में सालों साल चली लड़ाइयों ने शाही खजाना लगभग खाली कर दिया था।
ऊपर से जजिया को फिर से लागू करने से राजपूत जैसे अहम सहयोगी भी उससे दूर हो गए। मतलब उसने साम्राज्य का शरीर तो फैला दिया, पर शायद उसकी आत्मा को घायल कर दिया। तो ये सल्तनतें आईं, अपने शिखर पर पहुंची और फिर खत्म हो गईं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे लिए क्या छोड़ गईं? आज हम इनकी विरासत को कहाँ देख सकते हैं? इनकी विरासत तो आज भी हमारे चारों तरफ है। एडमिनिस्ट्रेशन के कई तौर तरीके जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने भी अपनाया, वो इसी दौर की देन हैं। ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी इमारतें आज भारत की पहचान हैं। और हमारे खाने में, हमारी भाषा और संगीत में जो एक मिला जुला कल्चर दिखता है ना, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उसकी जड़ें भी इसी मध्यकाल में हैं। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। सदियों बाद भी इन महान साम्राज्यों की गूंज आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ सुनाई देती है? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसे ही ज़रूरी जीके और एग्ज़ाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।